नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। सीडीपी के अंतर्गत जो पूछा जाता है आपसे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में, सिगमंड फ्रॉइड का जो सिद्धांत है वो मनोविश्लेषण सिद्धांत और एक और सिद्धांत है मनोलैंगिक सिद्धांत, जो कि आपके जो है सीटेट एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये एक थ्योरी प्लस लास्ट में जो है थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि में ही दिए गए हैं। अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 101% आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। लाइक जो है वो मोटिवेशन के लिए है, मुझे अच्छा लगता है, मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स लेकर के आता रहता हूँ। ठीक है, किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सिगमंड फ्रॉइड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है, जिसे कहते हैं साइको एनालिटिक जो है थ्योरी, ये क्या है? तो सिगमंड फ्रॉइड को मनोविश्लेषण पद्धति का जनक कहा जाता है। ये किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ठीक है, ये सिद्धांत जो है मन के विश्लेषण के संदर्भ में है। तो मतलब ये सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास और मानव के व्यवहार के पीछे जो छिपे हुए मानसिक कारण हैं उसको बताता है, उसको समझाता है। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार हमारे व्यवहार का जो अधिकांश भाग होता है वो अवचेतन मन के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। अवचेतन मन, जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हम आगे चल के अचेतन मन, अवचेतन मन, है ना, चेतन मन, इन सब चीज़ों को जो है इसके बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी जो थ्योरी है, इन्होंने जो है मुख्य योगदान किन किन चीज़ों में दिया है, तो अनकॉन्शियस माइंड को समझाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। मनोलैंगिक जो है विकास जो है इन्होंने दिया। स्वप्न का विश्लेषण किया, ड्रीम एनालिसिस। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा जो है थेरेपी भी इन्होंने इजाद करी। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपको याद रखना है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये इसका भी विचार जो है सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। अब देखिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है कि एक जो मतलब विशेष रूप से जो है किसी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना। ठीक है, तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बॉयज में होता है। तो मतलब बॉय का किसी फीमेल के प्रति जो है आकर्षण हो। ठीक है, आमतौर पे शुरुआती दिनों में जो है बॉयज़ का जो आकर्षण होता है वो उसकी मदर होती है। ठीक है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये जो होता है ये गर्ल्स में होता है। तो गर्ल्स का जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है वो उसका फादर होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में देखने को मिलेगा और बॉयज़ में जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। मतलब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और सेम लिंग के प्रति जो है ईर्ष्या का भाव या घृणा का भाव, यार मैं नहीं जाऊंगी। अक्सर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि मम्मी से तो बात करते हैं लेकिन पापा से बात नहीं करते। लेकिन पिताजी का जो है लाडली जो है या पापा की जो परी है वो लड़की होती है, और लड़का जो होता है वो पापा का जो है कंजर होता है। तो इस तरीके से जो शब्दावलियाँ चलती है वो इसी की वजह से होता है कि इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप भूलिएगा मत, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ मन, चूंकि यहाँ मनों के विश्लेषण की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड ने सारा टॉपिक इसी पे टिका हुआ है। लेवल्स ऑफ माइंड जो है, मन के तीन जो है स्तर बताएं, लेवल्स ऑफ माइंड। तो कितने स्तर है? तीन स्तर। एक स्तर है चेतन मन, जिसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि हम जो चीज़ अभी महसूस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम सोच रहे हैं, होश में रहते हुए हम जो भी सोच रहे हैं उसी को कहते हैं कॉन्शियस। अभी कॉन्शियस मतलब होशो हवास में हो करके सोचना। तो ये जो कॉन्शियस माइंड होता है ये मन का बहुत छोटा भाग होता है। ठीक है, ये मन का बहुत छोटा भाग होता है जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, या अभी कुछ समय पहले जो है घटित हुआ होता है। ठीक है, तो ये सब चेतन मन का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है पॉइंट यहाँ पे अर्ध चेतन मन, जिसे कहते हैं प्री कॉन्शियस माइंड, या अचेतन मन कह सकते हैं, सब कॉन्शियस माइंड। अब इसमें क्या होता है? अब अचेतन मन में क्या होता है? वो इच्छाएं होती हैं जो दबी हुई होती हैं, या यादें हों या अनुभव हो। ये स्मृतियों और विचारों का भंडार होता है जो चेतना में नहीं है इस समय। ठीक है, तो ये व्यक्ति के जो है व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा अनुभव फील करता है इंसान
जो मिटी हुई यादें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको प्रभावित कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं। तो देखिए, सिगमंड फ्रॉइड ने पहली बार जो है अवचेतन मन की अवधारणा दी थी। तो किसी ने अवचेतन मन के बारे में, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जो है, माइंड के बारे में बताया था। कौन, किसने बताया था? सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था। तो ये जो अवचेतन मन होता है, ये सबसे गहरा होता है और ये सबसे महत्वपूर्ण स्तर भी माना जाता है। ठीक है, गहराई से छुपा हुआ भाग जिसमें दबे हुए विचार और इच्छाएं होती हैं। अब इसमें जो वे इच्छाएं होती हैं, वे भय, संघर्ष, दमित जो है अनुभव होते हैं, जो सामान्यतः जानते नहीं है, लेकिन ये हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे पॉइंट्स लिखा है, वैसे वैसे आपके पॉइंट्स आपको याद करने होंगे। अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार जो है, व्यक्ति का जो अधिकांश व्यवहार जो होता है वो इसी से प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा, कौन सा जो है कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, है ना, इस तरीके से चीज़ें जो है पूछेगा तो आपको बताना है कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा जो है व्यक्ति का जो है अधिकांश व्यवहार किससे प्रभावित होता है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने इसे जो है मानसिक जीवन की असली कुंजी माना है। ठीक है, अब व्यक्तित्व के जो 3 घटक हैं, पर्सनालिटी जैसे कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, इनके बारे में जान लेते हैं, जहां से आपको एग्जाम, सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ईड क्या है? इदम जिसे कहते हैं, ईड या इदम, दम। ठीक है, ईड कह सकते हैं या इदम कह सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत, ये जो इदम जो शब्द है, इसका जो सिद्धांत है वो है सुख का सिद्धांत, प्लेजर प्रिंसिपल। ध्यान रखिएगा, ये बहुत 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 मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चन ना आए वो तो चल जाएगा, लेकिन यहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सुख का सिद्धांत कहां पर काम करता है? ईड पर काम करता है। ठीक है, यह व्यक्ति में जन्म से मौजूद होता है, यह बात भी याद रखिएगा। और ईड में क्या होता है कि व्यक्ति या बच्चे को तुरंत सुख या संतुष्टि चाहता है। ठीक है, बिना किसी नियम या नैतिकता के। मतलब इसमें बच्चे को नियम और नैतिकता की नहीं जरूरत होती है, वो चाहता है कि सुख। जैसे आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टॉफी मांगते हैं तो तुरंत ही उनको टॉफी चाहिए। तो सुख की यहाँ पे संतुष्टि चाह रहा है बच्चा। सहज प्रवृत्तियां, इच्छाएं और कामनाएं जो है सुख सिद्धांत पर टिकी होती हैं। तो सहज प्रवृत्तियां होती हैं, इच्छाएं होती हैं और उसकी जो है कामनाएं होती हैं। ठीक है, अगर इच्छाएं जो है अनियंत्रित रहीं तो बच्चा जो है स्वार्थी और खतरनाक भी हो सकता है। जैसे बच्चा तुरंत दूध या खिलौना चाहता है तो कहता नहीं अभी चाहिए तो मुझे अभी चाहिए, और जमीन में लौट जाता है। ठीक है, रायते की तरह फैल जाएगा। तो ये दो इच्छाएं हैं, उसकी जो है तुरंत वो सुख की चाह की वजह से ऐसा करता है। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ईगो, अहम जिसे कहते हैं। तो ये जो होता है ये यथार्थ का सिद्धांत है, रियलिटी प्रिंसिपल है। देखिए, अभी तो बच्चा छोटा था, तो आपने क्या किया, बच्चे ने कि भाई मुझे चॉकलेट चाहिए तो चाहिए। वो ये नहीं देखेगा कि हम दूसरे के घर में हैं, कि अपने घर में हैं, कि हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं, नहीं। अब क्या है कि ईड की इच्छाओं को वास्तविक दुनिया के साथ जो है संतुष्ट करना सीख लेता है। तो उसको पता है कि मुझे चाहिए, लेकिन अभी अंकल आंटी आए हैं घर में, कोई लोग आए हैं मेरे पास, गेस्ट आए हैं, तो मैं अभी फ्रिज से निकाल करके जो चॉकलेट्स हैं या केक रखा है या जो भी उसको इच्छा थी वो अभी नहीं कर सकता, नहीं तो बहुत जो है डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, है ना, ये गलत है। तो देखिए, ईड की इच्छाओं को वास्तविक दुनिया के साथ जो है अनुसार वो संतुष्ट करता है, लेकिन सुरक्षित और व्यवहारिक तरीके से। इस अवस्था में बच्चा यथार्थवादी, रियलिस्टिक होता है, रियलिटी से परिचय होता है उसका, और तार्किक होता है। मतलब वो इस पे बता रहा है कि भाई मुझे अभी चाहिए तो चाहिए, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जब ये लोग चले जाएंगे तब मैं कर लूंगा। ठीक है, हमें जो है समाज में जीने लायक बनाता है, कौन बनाता है? तो हमें समाज में जो जीने लायक बनाता है वो ईगो ही बनाता है। ठीक है, ईगो का कार्य जो होता है वो इड और सुपर ईगो के बीच में संतुलन बनाए रखना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। ठीक है, यही फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं पूरा का पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और नो इफ नो बट कर रहा हूँ, है ना। जितने भी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर पेड बैच दे दो या फिर मुझे नोट्स मिल जाएं, मैं उसके लिए पे करने के लिए तैयार हूँ। भाई यही तो है नोट्स आपको, और इससे ज़्यादा मैं क्या बना दूंगा। इसको सुन लो, पढ़ लो और बना लो। नहीं है बनाना आता है तो स्क्रीनशॉट लेकर के जाकर प्रिंट आउट निकाल लो जाकर के। मुझे पैसे देने से ज़्यादा अच्छा है कि प्रिंट आउट निकाल लो।
तो मैं बिल्कुल नॉर्मल से नोट्स बना रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से जो है, ताकि जो समझ में आए। ठीक है, चलिए अब आगे, अभी इस तरीके की बातें नहीं करेंगे, बहुत लंबा खींच देते हैं इधर का। ईगो का कार्य जो होता है, ईड और सुपर ईगो के बीच में संतुलन बनाना होता है। अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति जो है तनाव और चिंता और असामान्य जो है व्यवहार का शिकार हो सकता है। ठीक है, अगर आप भूखे हैं तो ईड कहता है मुझे अभी खाना ला के दो, चॉकलेट चाहिए तो तुरंत कहता है मुझे चॉकलेट दो। लेकिन ऑफिस में जो है, ऑफिस में है या स्कूल में, बच्चा जो है स्कूल में लंच ब्रेक तक का इंतजार करते हैं ना अक्सर, यार किसी रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं तो खाना ऑर्डर करते हैं तो आता है, थोड़ा समय लगाता है। तो ईड का काम है वो रियलिटी से जो है बच्चे को परिचय कराना। तो अगर ईड कहे कि दुकान से चोरी कर लो, तो ईगो कहेगा नहीं, पैसे दे करके इस चीज़ को खरीदो। ठीक है, बात यहाँ समझ गए। एग्जाम्पल्स भी मैंने वैसे दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। बच्चा समझता है कि उसे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो किस में जो है बच्चा इंतज़ार करने के लिए कहता है, ईगो में कहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सुपर ईगो, जिसे कहते हैं परा अहम। अब ये क्या होता है, ये सिद्धांत जो होता है ये नैतिकता का सिद्धांत है। अब ये हमारे अंदर का नैतिक पुलिसकर्मी होता है। तो किसे नैतिक पुलिसकर्मी कहते हैं, सुपर ईगो को। ये क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है। ये माता पिता और समाज के मूल्यों और आदर्शों को आंतरिक रूप देता है, तथा इसके जो दो भाग होते हैं वो अंतरात्मा कंसाइंस और आदर्श अहम, जिसे ईगो आइडियल कहते हैं। तो अंतरात्मा की आवाज़ क्या होता है, गलत कार्यों के लिए दोषी महसूस कराता है। अक्सर देखा नहीं, अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, है ना, तो वो गलत कार्य के लिए दोषी महसूस कराता है, फील कराता है, कुछ बुरा फील कराता है। आदर्श अहम क्या होता है, सही कार्यों के लिए गर्व की अनुभूति कराता है। ठीक है, तो ईड की इच्छाओं को दबाता है अगर वे गलत है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए और ऐसा करना पाप है, इस तरीके की कुछ अक्सर भाषा होती है सुपर ईगो की। ठीक है, अगर आप चॉकलेट खाना चाहते हैं तो ईड जो है, अगर आप चॉकलेट खाना चाहते हैं तो ईड कहेगा तुरंत चाहिए। लेकिन डाइट पर है तो सुपर ईगो कहता है नहीं, ये गलत है, तुम मोटे हो जाओगे, या फिर कोई झूठ बोलने की सोचो तो सुपर ईगो आपको अपराध बोध दिलाएगा। ठीक है, तो जो व्यक्तित्व टिका हुआ है व्यक्ति का, वो ईड, ईगो और सुपर ईगो तीनों से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए यहां पर हमने मनोविश्लेषण सिद्धांत पढ़ा था अभी तक, अब मनोलैंगिक सिद्धांत। ठीक है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो जन्म से किशोरावस्था तक 5 चरणों में होता है। प्रत्येक चरण में बच्चों की जो काम ऊर्जा, जिसे कहते हैं लिबिडो, अब ये शब्द याद रखना, लिबिडो क्या होता है, इसको कहते हैं काम उत्तेजना। लिबिडो जो होती है वो शरीर के एक विशेष क्षेत्र, काम संवेदनशील क्षेत्र पर केंद्रित होती है। किसी चरण में अति संतुष्टि या अति असंतुष्टि से स्थिरीकरण जो है, फिक्सेशन हो सकता है, जो वयस्क जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ठीक है, और वो 5 स्टेजेस कौन से हैं, तो पहला स्टेजेस है ओरल स्टेज, जन्म से जो है 1 वर्ष तक होती है, और काम संवेदनशील जो क्षेत्र होता है वो है मुख होता है। ठीक है, तो व्यवहार इसमें क्या करता है बच्चा, मुखावस्था में बच्चा जो है मुख के माध्यम से सारी बातें, जो हमने पियाजे के सेंसोरी मोटर स्टेज में देखा था ना, वही है। यहाँ पे बच्चा मुख के माध्यम से दुनिया को जानने का प्रयास करता है। आपने अक्सर देखा होगा 0 से 1 वर्ष का बच्चा हर चीज़ को मुंह में भरने के प्रयास करता है, क्योंकि वहाँ पे सेंसेस उसके कार्य करते हैं और उसी से समझने का प्रयास करता है। चूसना, काटना, दबाना, थूकना जैसी, लार गिराना, ये जैसी क्रियाएं जो है इसी अवस्था में देखने को मिलती हैं। ठीक है, याद रखने में आसानी होगी कि नहीं होगी, ये बिल्कुल पढ़ लेना भैया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे गुदावस्था, जिसे कहते हैं एनल स्टेज। अब ये अवस्था जो होती है 1 से 3 वर्ष की होती है। तो इसमें जो जो काम संवेदनशील क्षेत्र होता है वो है गुदा, एनस। अब इस अवस्था में जो है बच्चा मल मूत्र त्याग कर नियंत्रण करना सीखता है। मुद्दा जो है मुख्य मुद्दा होता है, मतलब बच्चे को मल त्यागना और टॉयलेट जाना, इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो बच्चे की ये पहली स्वतंत्रता का अनुभव फील कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। काम संवेदनशील इसमें होता है जेनिटल्स, मतलब जननांग। अब इसमें क्या व्यवहार करता है कि बच्चे अपने शरीर के अंतर को डिस्कवर करते हैं। ठीक है, इस अवस्था में ओडिपस संघर्ष और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होता है। तो कहाँ पर जाकर के ओडिपस संघर्ष उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होता है, इसी अवस्था में उत्पन्न होता है, फैलिक स्टेज में होता है। ठीक है, मतलब विपरीत लिंग के प्रति जो है आकर्षण। ठीक है, बात यहाँ समझ गए।
इलेक्ट्रा में जो है गर्ल्स होती है और ओडिपस में जो है बॉयज़ होता है। तो बॉयज़ का जो है गर्ल्स के प्रति आकर्षण और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में गर्ल्स का विपरीत लिंग मतलब जो है बॉयज़ के प्रति आकर्षण, ठीक है। ओडिपस जो संघर्ष होता है वो लड़के के प्रति होता है, जैसे लड़के की माँ के प्रति जो है आकर्षण और पिता के प्रति जो है डर और भय की भावना। इलेक्ट्रा संघर्ष में लड़कियां होती है, लड़कियों का पिता के प्रति जो है आकर्षण और माँ के प्रति डर की भावना, ठीक है, भय की भावना। अब नेक्स्ट पॉइंट है सुसुप्तावस्था, जिसे लेटेंसी स्टेज कहते हैं। 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। तो अभी इस स्टेज में जो काम संवेदनशील क्षेत्र होता है वो कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता। इसमें यौन इच्छाएं जो होती हैं वो दबी रहती हैं, सुसुप्त होती हैं, मतलब सोई हुई रहती हैं। तो यौन इच्छाएं कहाँ पर दबी हुई होती है, वो सुसुप्ता अवस्था में, लेटेंसी जगह सुसुप्ता लिखा हुआ है ना उसमें, तो इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या व्यवहार करेगा, इस अवस्था में जो यौन ऊर्जा होती है वो दमित रहती है। बच्चा जो है अपनी ऊर्जा को सामाजिक, बौद्धिक और शारीरिक कौशल के विकास में लगाता है। दोस्तों के साथ खेल कूद और स्कूल की गतिविधियों में ज़्यादा इसमें बच्चे में रुचि होती है, देखने को मिलेगी। अगर हम सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से देखें तो ये एक शांत अवधि मानी जाती है। टीचिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि जो है एक शांत अवधि मानते हैं संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास की दृष्टि से, तो आंसर है सुषुप्तावस्था, ठीक है, लेटेंसी स्टेज। अब आ जाते हैं 5वां स्टेज, जेनिटल स्टेज। अब ये 12 वर्ष से अधिक होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि बच्चा किशोरावस्था की एज में हो जाए, वो आ गया है, मतलब एडोलेसेंस की एज में है। अब इसमें जो काम संवेदनशील क्षेत्र होगा वह है जेनिटल, जननांग। अब यहाँ पे क्या होगा, व्यवहार किस तरीके करेगा, तो देखिए यौन ऊर्जा फिर से जागृत हो जाती है, लेकिन वह परिपक्व और सामाजिक रूप से स्वीकार ले लेती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बच्चे को लिबिडो जो है लिबिडो जो है ये जागृत है, मतलब बढ़ी हुई है। और ये समाज ऐसी लिबिडो है, यौन इच्छाएं हैं जो सामाजिक में स्वीकार है, पर मेच्योर व्यक्ति के रूप में देखी जाती है, ठीक है। किशोरों में जो है अक्सर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और परिपक्व जो है अंतरंग जो है संबंध बनाने की इच्छा विकसित होती है। तो देखिए इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होगा और लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होगा। परिपक्व अंतरंग संबंध, यहाँ पे जो पॉइंट है ये किसी सेक्सुअल डिजायर की बात नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा, सेक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना वो आपसी में जो भावनात्मक रिश्ता होता है ना, भरोसेमंद वाला रिश्ता होता है, गहरा रिश्ता, उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। मतलब एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से प्रेम करना, है ना। तो रूह से रूह वाला समझ लीजिए, ठीक है, बात यहाँ समझ गए। तो उस परिपक्व जो है अंतरंग के संबंध की बात हो रही है, ना कि सेक्सुअल जो है अंतरंग की बात हो रही है, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड के जो सिद्धांत है उनकी आलोचना भी हुई है। तो इनका जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत में वैज्ञानिकता की जो है बहुत अभाव देखने को मिलता है। मतलब इनके जो सिद्धांत है का परीक्षण जो है वैज्ञानिक तरीके से कर पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अत्यधिक जोर जो है इन्होंने यौनिकता पर दिया है, मानव व्यवहार के लिए यौन इच्छाओं को अधिक महत्व दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो सिद्धांत है वो पुरुषों पर आधारित है, जैसे पुरुषों पर ज़्यादा जो है ध्यान केंद्रित है, पुरुषों के अनुभवों को जो है इन्होंने ज़्यादा प्राथमिकता दिया है, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। जैसे कोहलबर्ग ने पुरुषों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था, नैतिक विकास में जो भी एग्जाम्पल्स दिए तो वो पुरुषों के लेकर के दिए थे, उसी प्रकार से जो है सिगमंड फ्रॉइड ने भी जो है पुरुषों पर ही ज़्यादा जो है ध्यान केंद्रित किया, तो उनके अनुभवों को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। अतीत पर ज़्यादा इन्होंने जोर दिया कि वर्तमान में जो मनोवैज्ञानिक मुद्दों के लिए बचपन के अनुभवों को अत्यधिक महत्व देना चाहिए। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन वाला मैटर है, ठीक है। यहाँ पर जाकर के आपका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व का वह पहलू जो यथार्थ का सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यथार्थ के सिद्धांत पर कार्य करता है, देखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ईगो जो है वो यथार्थ के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो प्लीज फिर से पीछे जाइएगा, थ्योरी पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांत में ईड जो है किस सिद्धांत से संचालित होता है, तो ईड जो है वो सुख के सिद्धांत से संचालित होता है कि नैतिकता, यथार्थ या संज्ञानात्मक। तो देखिए सेकंड का जो आंसर है वो है सुख का सिद्धांत, प्लेजर वाला जो है थ्योरी। तो आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। एक बालक जो है जब अपनी मनपसंद चीजें नहीं मिलती है जब उसके, तो वो जोर जोर से रोने लगता है।
तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार ये व्यवहार जो है किस भाग के प्रभाव में है, तो ये व्यवहार किस प्रकार के प्रभाव का है, तो आंसर है इड, ठीक है, इदम जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, सिगमंड फ्रॉइड के जो है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार ओडिपस संघर्ष किस अवस्था में देखने को मिलेगा। तो ओडिपस जो संघर्ष है वो आपको किस अवस्था में देखने को मिलेगा, तो आंसर है जो है फैलिक स्टेज, आंसर है लैंगिक अवस्था, सुसुप्तावस्था, तो आंसर आपको देना है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, एक बालक अपनी माँ के प्रति अत्यधिक लगाव रखता है और पिता के प्रति जो है प्रतिद्वंदी मानता है, मतलब माँ के प्रति लगाव, पिता के प्रति जो है प्रतिद्वंदी। इसका मतलब है कि विपरीत जो है बॉय होगा, वो लड़का होगा जो माँ के प्रति जो है लगाव रख रहा होगा। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं वो किस चरण में है, तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा ओडिपस और इलेक्ट्रा वाला जो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है किसके अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फैलिक स्टेज के अंतर्गत आता है। आंसर है 5 का सी, ठीक है, जननांग चरण। इंग्लिश में टर्म याद रखना, देखिए मैंने चेंज कर दिया है यहाँ पे शब्दों को, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था जो है लगभग 6 से 12 वर्ष की आयु तक होती है, जिसमें यौन इच्छाएं सोई हुई रहती हैं। तो देखिए बच्चे की यौन इच्छाएं सोई रहती हैं, सुसुप्त रहती हैं, दबी हुई रहती हैं, तो ये 6वें का जो है ये सुसुप्तावस्था कहलाएगी। आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांत की मुख्य आलोचना किस संदर्भ में की गई है, तो इनके सिद्धांत का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वैज्ञानिक रूप से ये सत्यापित नहीं है। संज्ञानात्मक विकास पर जोर देता, सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर देता, भाषा की उपेक्षा करता है। आंसर है ऑप्शन ए। कक्षा में एक विद्यार्थी कम अंक पाने पर कहता है कि शिक्षक मुझे पसंद नहीं करते, ये किस रक्षा यंत्रणा का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे ये भी सिगमंड फ्रॉइड से ही जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का उत्तर है प्रक्षेपण। यह आपने अक्सर देखा होगा, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो है अपनी खामियों को छुपाता है और दूसरों पर अपनी खामियां थोप देता है, ठीक है। तो देखिए कम आने का उसका मूल कारण है क्योंकि टीचर मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझे पढ़ाते नहीं है। अक्सर ऐसे बच्चा आपने देखा होगा, तो इसे प्रक्षेपण कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। एक बच्चा जो है डर के समय अपनी अंगूठी जो है चूसने लगता है, ये किस मनोवैज्ञानिक जो है प्रक्रिया को दर्शाता है। 9वें प्रश्न का उत्तर है प्रतिगमन, रिग्रेशन, ठीक है। ऐसा रिग्रेशन तब होता है जब तनाव में होता है बच्चा, तो तनाव के समय जो है कुछ अलग व्यवहार अपनाना, बच्चों जैसा व्यवहार अपनाना, जैसे गुस्सा आने पर जो है कुछ खाने की इच्छा हो जाना। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा, इरिटेशन हो रहे हो, मूड अच्छा ना हो तो सॉन्ग सुनने लग जाता है, तो वैसा होता है रिग्रेशन, ठीक है। एक व्यक्ति जो है ऑफिस में बॉस की डांट खा करके घर में जो है बच्चों पर जो है गुस्सा करता है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार किस जो है रक्षा यंत्रणा का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कहीं का व्यवहार कहीं और उतारने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपने भावनाओं और अपना गुस्सा जो है वो उसका स्थान बदल दे रहा है, तो इसे कहेंगे स्थानांतरण, ठीक है। यहाँ पे सारे शब्द जो हैं वो सब सिगमंड फ्रॉइड से जुड़ा हुए हैं, ये क्योंकि मनोविश्लेषण से जुड़ा हुआ है प्रश्न है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इन टर्म्स को भी जो है क्वेश्चंस के रूप में मैंने दिया है, तो इनको याद कर लेना। नेक्स्ट है, किसी छात्र का आचरण यह दिखाता है कि वह समाज के नियमों और नैतिक मूल्यों को अच्छी तरीके से समझता है। ये जो है फ्रॉइड के किस भाग के प्रभाव को जो है दर्शाता है। तो 11वें प्रश्न का उत्तर है यहाँ पे समाज के नियमों, नैतिकता से जुड़ा हुआ बात है, तो यहाँ पे सुपर ईगो से जुड़ा हुआ है। आंसर है सी। एक बच्चा जो है दूसरों से मेलजोल, खेलकूद और सामाजिक नियमों का पालन सीख रहा है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार यह किस अवस्था का संकेत है। तो देखिए दूसरों के साथ मेलजोल और खेल कूद, सामाजिक नियमों का पालन सीख रहा है, तो ये लेटेंसी स्टेज कहलाएगी। आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, लेटेंसी स्टेज। यदि कोई व्यक्ति जो है अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देता है, तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार जो है ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में जाना जाएगा, या देखेंगे, है ना। सिगमंड फ्रॉइड इसे किस रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में देखते हैं। 13वें प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। आंसर है बी, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, एक बच्चा जो है अपने शिक्षक से कहता है कि मैं बड़ा होकर के पापा के जैसा बनूंगा। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार यह कथन जो है
किस मनोलैंगिक अवस्था से संबंधित है? तो मैं पापा के जैसे बनूँगा, एक टीचर बच्चा कह रहा है, तो विशेष रूप से जो है विपरीत लिंग के प्रति जो है आकर्षण है, तो यहाँ पे पापा के प्रति उसका आकर्षण है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये जो सिचुएशन है ये आपको जो है फैलिक स्टेज में देखने को मिलेगी। आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के सिगमंड फ्रॉइड से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। जितने लोग सीटेट में पहली बार जा रहे हैं बैठने, वो लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए, अच्छे से डेली पेपर्स लगाइए, यकीनन जो है आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। धन्यवाद।